ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में आज भी देश बहुत पीछे रह गया है हमारा। गन खरीदना आसान है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। सरकार ने तो पॉलिसी बना दिया पर बैंक लोन देने को तैयार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। अच्छा लग रहा है आज हमारे देश के एमएसएमई के मुखिया श्री नितिन गडकरी जी फ्रॉम नागपुर से हमारे साथ लाइव हैं। पिछली दफा एमएसएमई से हम गिरिराज सिंह जी को लेकर आए थे, आज हमारे साथ में नितिन जी हैं और बिजनेस को लेकर के उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। आज के समय कोरोना क्राइसिस के बाद आने वाली लगातार कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स, लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, 4 करोड़ वर्कर वापस लौट चुके हैं, 3 करोड़ लग रहा है कि वापस और जाएंगे। 3 लाख करोड़ का जो पैकेज एमएसएमई ने अनाउंस किया है उसके बारे में आज कुछ सख्त, कुछ मीठे, कुछ सीधे प्रश्न आज व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं सीधा पूछना चाहूंगा। उससे पहले मैं नितिन जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। नमस्कार। आपने जो 3 लाख करोड़ का जो कोरोना रिलीफ पैकेज अभी प्लान किया है, ग्रोथ इंजन इसको बनाने के लिए, उसमें ना तो आपने कोई इंटरेस्ट का वेवर दिया है, ना कोई टैक्स का वेवर दिया है, ना आपने कोई जीएसटी में छूट दी है। आपने कुछ लोन्स के लिए, कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स के लिए प्लान किया है, जिसका भी ज्यादा लाभ केवल 10% एमएसएमई उठा पाएंगे जो 100 करोड़ के नजदीक टर्नओवर करते हैं। आपका एक एमएसएमई बिजनेस लोन है जो कि पीएसबी लोन है, जिसमें बताया जाता है कि 1 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा 59 मिनट में। अगर हम इसको देखें तो आप लगभग 50,000 लोन प्रपोजल तो आए थे, लेकिन अप्रूव केवल 27,000 हुए या सैंक्शन केवल 27,000 हुए अप्रूवल के बावजूद, क्योंकि 50% ही रह गया, केवल गैप बहुत बड़ा है। तो देखा जाए कुल मिलाकर के इमीडिएट कैश फ्लो की समस्या सॉल्व नहीं हो रही, इसके विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, आपने आपके प्रश्नों में अनेक प्रश्न भी पूछे हैं, तो मेरा पहला सुझाव है कि इस समय हर स्टेक होल्डर तकलीफ में है और हर स्टेक होल्डर अब अड़चन और समस्याओं का सामना कर रहा है, और इसलिए इस समय सबको प्रोटेक्ट करना और आगे जाना। आखिर क्या है, फल्ली से उतना ही तेल निकल सकता है जितना उसके अंदर में है जी। सरकार की भी अपनी मर्यादा होती है। दूसरे, आपने जो बात कही थी योजना के बारे में, वो बिल्कुल कुछ प्रमाण में सही भी थी। मैंने अपने मिनिस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और अभी हमें हमारे एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में जितने बैंक्स है, सिडबी है, इन्होंने कितनी केसेस की, कब सबमिट हुई, क्या हुआ। और आपको पता होगा बीच में 3-4 महीने पहले अशोका होटल में सभी बैंकों के चेयरमैन के साथ, चेयरमैन एमडी और निर्मला जी और मैं, ऐसी मीटिंग हुई। और मीटिंग में मुझे ये ध्यान में आया, तो मैंने बैंक जो चर्चा हुई वो आपको बता रहा हूँ। उसका अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है कि कौन सी योजना में कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया, कितनी प्रोसेस हुई, कितने को लोन मिला। तो आपका पहला मुद्दा उसमें थोड़ा तथ्यांश है कि 1 घंटे में मंजूर किया पर डिसबर्समेंट नहीं किया। तो मंजूर करना ये अपेक्षा है, जब डिसबर्समेंट होगा तो सही में लोन मिलेगा। तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तब अभी मैंने बैंक वालों को पूछा तो बोला हमारा टारगेट था, हमने मिनिमम टारगेट पूरा किया। फिर मैंने और निर्मल ने कहा, मिनिमम टारगेट आपको किसने दिया? और ये मिनिमम टारगेट नहीं है, आपका टारगेट जो है ये आपका इससे और मिनिमम टारगेट बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम काम करना है, जितनी केस आती है उतनी करनी है। तो नेचुरली ये कंट्रोल होने के कारण ये जो प्रॉब्लम थे आपके, वो हमने काफ़ी प्रमाण में दूर किए हैं। आपने और जो प्रश्न पूछा था जी, जीडीपी ग्रोथ का, तो 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है और उसमें से हमारा एक्सपोर्ट जो अभी है फिलहाल, उसका 48% हमारा है एमएसएमई से होता है और करीब 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं। हमने ये टारगेट तय किया है, मुझे आई डोंट नो ये पूरा होगा या नहीं होगा, पर 5 साल में हम 29% जीडीपी ग्रोथ के बजाय हम लोग 50% कम से कम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो 48% एक्सपोर्ट है उसको 60% ले जाएंगे। और तीसरी बात हमने कही थी कि 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हुए 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3 टारगेट को छोड़कर तो अभी हमने एक नया एंगल इसमें लिया है कि हम लोग एग्रो एमएसएमई खोलेंगे। दूसरा एक बात मैं कहूँगा जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए कि अब इंडस्ट्री जो आता वो नोएडा में घुसता है, गाजियाबाद में घुसता है, उधर वो गुड़गांव में जाता है, इधर मुंबई जाता है, पुणे जाता है, हैदराबाद जाता है, बेंगलोर जाता है और कलकत्ता जाता है, चेन्नई जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये माइग्रेंट लेबर आने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो हमारा प्रयास ये है कि विलेज जो है ग्राम पंचायत, वही अभी हम एमएसएमई, एग्रो एमएसएमई वही खुलेगी, या एमएसएमई खुल सकती है कोई भी, वो वहाँ की स्कूल और कॉलेज को भी चला सकते हैं, हॉस्पिटल को भी चला सकते हैं, और वही वो ये रेंटल हाउसिंग का फ़ायदा लेकर या लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रधानमंत्री वहाँ एक स्मार्ट विलेज भी तैयार करें, और ऐसा करके एक एक विलेज में हम लोग इस प्रकार की इंडस्ट्री पैदा हो, विशेष रूप से 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट और विशेष सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड जो ट्राइबल है, एग्रीकल्चर और रूरल है, वहाँ खुले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर वहाँ काम बढ़े, इस प्रकार का प्लान है और इस पे ऊपर हम जोर देने वाले हैं। जैसा कि भी आपने बताया कि हमारे को डिसेंट्रलाइज करना है बिजनेस को, ऐसा नहीं हो कि खाली दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में बिजनेस हो, डिसेंट्रलाइज आप उसे करना चाहते हैं। पर ये लो प्रोडक्शन कैपेसिटी के कारण, चूंकि बिजनेस तो इंडिया में आना चाहिए था यूएस और चाइना के झगड़े के बाद में, पर उसमें काफ़ी बिजनेस बांग्लादेश या वियतनाम या और देशों की तरफ मुड़ रहा है। कैसे वो एक लो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बिल्ड करें? क्यों नहीं हम चाइना की तरह इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग बिल्ड करते? चाइना में कपड़ों के लिए पूरा एक शहर है, फर्नीचर के लिए पूरा एक शहर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरा एक शहर है, मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा एक शहर है, और इंडिया में आज भी वो इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग की कमी के कारण उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कि आप चैंपियन माने जाते हैं, इसलिए प्रश्न मेरा आपसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका रेलेवेंस बढ़ जाता है कि इस कमी के कारण हम चाइना से compete नहीं कर पा रहे, जिसको हम बोलते हैं कि नेटवर्क क्लस्टरिंग। इसके विषय में आपका क्या विचार है और क्या विजन है आपका? इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में लाना, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहली बात तो ऐसी है कि अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं आई, वियतनाम में चली गई, बांग्लादेश में चली गई, इस प्रकार की एकदम बहुत जल्दी कोई निदान करना उचित नहीं होगा। एक बात ज़रूर है कि रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में बांग्लादेश हमसे आगे है, तो कोई रेडीमेड गारमेंट के इसमें अगर है चाइना की इंडस्ट्री, तो बांग्लादेश जाने की संभावना हो सकती है। अब ऐसा है कि हमारे देश में स्किल्ड मैन पावर है। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है जो यहाँ बेच सकते हैं। और तीसरी बात, अब हमारे पोर्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और जो सबसे आखिरी में आपने बात कही इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, अभी हम 350 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हमारे प्रोसेस में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ कि हमारी डिपार्टमेंट NHI में हम लोग 22 ग्रीन हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें से 7 हाईवे का काम शुरू हुआ है। अब ये हाईवे के बाजू में रोड साइड एमिनिटीज़ तो होगी, पर उसके साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क होंगे और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्री जो है, जूते चप्पल वाली, उनका टोटल टर्नओवर 1,45,000 करोड़ है, और उसमें 85,000 करोड़ उनका डोमेस्टिक मार्केट है और 45 से 55,000 करोड़ एक्सपोर्ट मार्केट है। अब वो आगरा वगैरह में, झोपड़पट्टी में, ऐसे बहुत, इसमें बहुत कठिनाई में काम करते लोग। तो मैंने उनको कहा कि आप ये इसमें आइए, अच्छी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब होगी। तो आप ये इसमें इनिशिएटिव राज्य सरकार ने भी लेना चाहिए, क्योंकि आखिर ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्री का, ये देयर आर 3 लिस्ट। वन इज़ स्टेट लिस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल लिस्ट, और सेंट्रल सरकार, भारत सरकार काम करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट, या दोनों काम करते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो मैं इस प्रकार के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अब बनाना चाहता हूँ। आपकी सरकार में एक अच्छी बात नितिन जी ये तो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप 150 से 125 से कहीं 100 के अंदर, फिर आप 77वीं रैंक पे आए 2019 में, और आज आप 63वीं रैंक पे हैं। लगातार प्रोग्रेस किया उस पर, ये तो एक अच्छी बात है। परंतु एक कमज़ोर बात भी है साथ में कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में आज भी हम 136वीं रैंक पे, यानी कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति में खड़े हैं। नई दिल्ली के अंदर अगर किसी को रेस्टोरेंट शुरू करना है तो उसको 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, 26 लाइसेंसेस में से एक जो खाली दिल्ली पुलिस उसको देती है। यानी कि रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए 26 में से किसी एक लाइसेंस के लिए 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि अगर आप सिंगापुर में देखें तो केवल 4 या 5 है, सिंगापुर और जापान में। यानी कि बिजनेस शुरू करना आसान है। अब इसमें दूसरी तरफ देखें, 45 डॉक्यूमेंट रेस्टोरेंट खोलने के लिए चाहिए उसको, लेकिन बंदूक खरीदनी हो तो केवल 19 डॉक्यूमेंट में ले सकता है वो। गन जाकर के दिल्ली पुलिस से 19 डॉक्यूमेंट में ले लेगा। यानी कि गन खरीदना आसान है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में आज भी देश बहुत पीछे रह गया है हमारा।
अब वो तभी आगे बढ़ेगा जब नए स्टार्टअप और नए बिजनेसेस चालू होंगे, और तभी इकोनॉमी में कंजम्पशन की विचारधारा बढ़ेगी और तभी बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे, तभी एमएसएमई मजबूत होगा। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। एक ही जगह एक ही एप्लीकेशन हम दे दें और उसके बाद जो 25 डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन जाएगी उसका टाइम पीरियड रहेगा, वो जिस तारीख को उसको फॉरवर्ड होती है उसके उतने 15 दिन के अंदर वो अपना जवाब दे दे चेक करके। अगर उसने नहीं दिया तो वो पॉजिटिव है समझ के आगे जाना। और इस प्रकार की एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, करप्शन फ्री सिस्टम, इकोसिस्टम करनी पड़ेगी। और इसमें आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। एक बिल्कुल ऐसी सिस्टम चाहिए कि जो एक बार नया आदमी अप्लाई करता है तो उतने दिन के अंदर उसको सब परमिशन देने की एक जिम्मेदारी किसी की होगी। और मैं इसमें काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं बहुत खुले रूप से आपको बता रहा हूँ। क्या आप जैसे अनुभवी एक्सपर्ट लोग, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और कॉरपोरेशन, और ये जो लाइसेंस है स्टार्टअप के, इंडस्ट्री के, ट्रेड के, बिजनेस के, इसका अध्ययन करके ये सिस्टम कैसे बन सकती है, ऐसा आप मुझे दीजिए। वी आर इन प्रोसेस फॉर फाइंडिंग आउट ए गुड सॉल्यूशन फॉर दिस, और वी इनवाइट सजेशंस। और आप मुझे बताइए कि ये टोटल लाइसेंसेस कितने होते हैं, इसको कैसे करें, और मैं राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर इस सिस्टम को लॉन्च करूँगा। धन्यवाद नितिन जी। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके इतने पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और ऑनेस्ट आंसर्स के लिए। आप अपनी कमी को मानते भी हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव डिसीजंस भी लेते हैं, विच इज़ एक्सीलेंट। दूसरी चीज़ सर, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सुझाव की बात करी कि सुझाव लेना चाहते हैं। बड़ी एक अच्छी बात है कि 6.5 करोड़ के आसपास हमारे एमएसएमई, 6.25 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड एमएसएमई, पर उतने ही 6.5-7 करोड़ अनरजिस्टर्ड एमएसएमई भी हैं। यानी कि वो काम तो कर रहे हैं, ये बहुत छोटा व्यापारी है जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, ये कच्चे में काम कर रहा है आज भी। तो ये जो 63.4 मिलियन, यानी कि लगभग 6.5 करोड़ व्यापारी जो आज भी कच्चे में काम कर रहा है, उसको पक्के में लाने के लिए या उसको रजिस्टर करने के लिए आप, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी पर तुरंत इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, आपने इसके विषय में क्या सोचा है सर? देखिए, मैं जब से इस विभाग का मंत्री बना तब से इस विषय पर सोच रहा हूँ। और राम मोहन मिश्रा करके हमारे कमिश्नर थे और अभी उनकी ट्रांसफ़र हो गई, उन्होंने काफ़ी काम किया। और मैंने उनको ये कहा था कि आप ऐसा करिए कि अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री आयुष योजना है, जनधन योजना है, अलग प्रकार की 15-20 स्कीम जो है वो एक जगह लाइए। और जो इस प्रकार से एक चाय का टी स्टॉल वाला है या छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो रजिस्टर करने के बाद उसको ये फ़ायदे होंगे और उसके साथ काम करने वाले लोगों को ये फ़ायदे होंगे। ये जब उनको पता चलेगा, लोन मिलेगा, ये मिलेगा, क्रेडिट मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल लोगों को डर है कि साला कहीं इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, कहीं जीएसटी के लिए मेरे पीछे लग जाएंगे, कोई टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे। इसलिए नंबर 2 में काम करो, चुपचाप करो, अपना ख़त्म करो। अभी हमारे एक समोसे वाला था, उसके यहाँ रेड मारा, इनकम टैक्स ने 12 करोड़ मिले। तो ये कैसे कि वो नेचुरली ऐसे कि लोग नहीं आना चाहते। फिर ये धीरे धीरे हम लोग अगर सब लोग टैक्स देने लगें तो टैक्स भी कम हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए उनको कोई बेनिफिट देने पड़ेंगे। दूसरा ऐसा और एक था कि हमारी ये व्याख्या न बदलने के कारण एक ही आदमी 6 एमएसएमई खोलता था, 7 एमएसएमई खोलता था। अब ये व्याख्या बड़ी अभी इसमें सुधार करने से मैं व्याख्यान पे आना चाहता था कि ये कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से कि आपने व्याख्यान बदल दिया, एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी है। 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर माइक्रो मानते हैं, और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के टर्नओवर को आप स्मॉल मानते हैं, और मीडियम 20 से 100 करोड़ हो गया। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का 100 करोड़, जिसको शायद आपने अभी कुछ और बढ़ाया, जिसको और आपने और बदला है। 250 करने का हमारा विचार है। धन्यवाद सर। इसमें जो फायदा हो रहा है नितिन जी, वो फायदा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, वो तो लाभ उठा पा रही है इसमें, क्योंकि वो अब आसान कैटेगरी में आ गई है। यानी कि जो पहले कॉर्पोरेट था, आज उसको एसएमई का बेनिफिट मिल पा रहा है, एमएसएमई का बेनिफिट मिल पा रहा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में सबसे छोटा व्यापारी है, वो तो अभी भी पिस रहा है और उसको अभी भी लोन आसानी से नहीं मिल रहा, उसको अभी भी काम करने में तकलीफ आ रही है, उसका कैश फ्लो कमज़ोर है।
तो अब इस डेफिनेशन को मैं समझना चाहता हूं कि इसको बदलने का कारण क्या था, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपकी एक्सपर्टीज का उत्तर हमें यहां से मिल सकता है, इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछना भी जरूरी है सर। ठीक है, पहली बात तो ऐसी है कि माइक्रो जो है आजकल आप देखो, आप भी जानते होंगे कि 14 साल पहले 16 साल पहले जो घर हम लोग 10 लाख रुपए में लेते थे उसकी कीमत आज 60 लाख हुई है जी। आज पहले बात ऐसी थी कि 10,000 रुपये मिल जाए तो छोटी महिला पुरुष बिजनेस कर लेते थे। अब छोटा मोटा भी बिजनेस इतने कम कैपिटल में शुरू नहीं होता, और इसलिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम अब धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। जो बात आपने कही कि माइक्रो में जो आ रहे उसको ज़्यादा कंसेशन देना पड़ेगा, फिर उससे कम कंसेशन स्मॉल वाले को मिलेगा, और उससे कम कंसेशन मीडियम वाले को मिलेगा, और उससे भी कम कंसेशन मेजर इंडस्ट्री को मिलेगा। और दूसरा, इसमें जो ग्रीवेंसेस होते हैं उसको वेरीफाई करके उसको एड्रेस करने की भी सिस्टम तैयार करेंगे। अगर किसी को अगर कानूनी मार्ग से अगर नहीं मिल रहा है तो इमीडिएटली वो हमें कंप्लेंट करें, हम लोग उसके लिए तुरंत इंक्वायरी करें और कार्रवाई करें जी। तो ये बातें इन प्रोसेस है जी। धीरे धीरे आप जैसे लोगों से सजेशन लेकर इसको और लीक प्रूफ और अच्छा बनाया जाएगा। जी। देखो, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। आदमी जीवन भर विद्यार्थी होता है। मैं आपसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, आप से जो लोगों को आप पढ़ाते हैं वो लोग मुझे अच्छे सुझाव देंगे, उससे सीखने की कोशिश करूँगा। जो मुझे पढ़ता है उसके लिए हाँ कहूँगा, जो नहीं हो सकता है, जो करने लायक नहीं, उसको नहीं कहूँगा। और मेरे भी दोष हो सकते हैं, मिनिस्ट्री में सब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कमियां नहीं होगी, तो मैं वो सब कमियां जो होगी वो आप जैसे लोग जो है, मैं अपनी कमियां खुद नहीं देख सकता हूं पर आप देख सकते हैं मेरी कमियों को। तो आप जैसे लोग जो मुझे सुझाएंगे उसका मैं अध्ययन करूंगा, उसका स्टडी करूंगा और कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। नए नए स्कीम जो आपके उपयोग को लाने की कोशिश करूंगा। और मैं अक्सर अपने आत्म परीक्षण के लिए तैयार हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियाँ हैं, और आप जैसे लोग, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, एमएसएमई के प्रतिनिधि जो हमको बताएंगे, आइदर कन्विंस मी या कन्विंस बाय मी, इसमें जो बताएंगे हमको कन्विंस करेंगे, उस कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबके सहयोग से, विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, by maintaining cooperation, coordination and communication between all the stakeholders, हम सब लोग मिलकर इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर आपकी जो भी समस्या होगी, मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो कभी आप मुझे बताइए, मिलिए, जो भी मेरे से हो सकता है मैं निश्चित रूप से करूँगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, 101% करप्शन फ्री सिस्टम होगी, और आपकी अपेक्षा आपको और आगे जाने के लिए जितना पॉजिटिविटी, प्रोत्साहन और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं मदद कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं और आप सबके प्रयासों से देश ही मजबूत होगा। तो मैं ज़रूर आपके साथ काम करूँगा और आपको सपोर्ट करूँगा। यही विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि कोरोना की लड़ाई तो जीतेंगे ही, और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। हम होंगे कामयाब। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यह अटल बिहारी जी की वो कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस स्पिरिट में हम सब लोग आगे जाएंगे। आखिरी बात कि बाजार में आपके एमएसएमई पोर्टफोलियो को लीड करने के बाद से कॉन्फिडेंस बढ़ा था, क्योंकि बाजार का ऐसा मानना है कि बिजनेस को लेके, इंडस्ट्री को लेके, कॉमर्स को लेके आपकी इंटेलिजेंस सरकार में सबसे अच्छे लीडर्स में से एक है। और इस कॉन्फिडेंस के चलते आपसे अपेक्षा भी बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है कि अब आप आए हैं, एमएसएमई को लीड कर रहे हैं। हालांकि आपकी कॉम्पिटेंस कहीं पोर्टफोलियो को लीड करने की है, ऐसा समाज का, बाजार का, बिजनेस कम्युनिटी का मानना है, क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और आप बिजनेस की प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को समझते हैं कि उनकी क्या ज्वलन समस्याएं हैं। परंतु इस समझ के कारण और इस एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाने के कारण ये आपसे विजन जानना जरूरी हो गया है। आखिरी मेरा प्रश्न है कि आप अपनी लीडरशिप में अगले आने वाले सालों में भारत देश के व्यापारियों को कहाँ देखते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ ना व्यापारी हूँ। ये मेरे बारे में एक गलत फहमी है कि मैं अभी सब छोड़ दिया हूँ। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। अब मैंने, अगर मेरा एक्सपर्टाइज टनल, रोड, ब्रिजेस का है तो मैं बिज़नेस करता हूँ, वो धंधा करता। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और वो मेरा, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं वेस्ट में काम करता हूँ, ये मेरी हॉबी है।
मैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल नहीं हूँ। अब मेरा जो एमएसएमई को कहना है कि भाई कैपिटल कॉस्ट को कम करो, लेबर कॉस्ट को कम करो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करो और रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करो और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी प्रोडक्शन कॉस्ट अल्टीमेटली कम करो। और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। देखो, जिसको बड़ा बनना है उसमें चोरी करने का कोई कारण नहीं है। अगर हम लोग आज क्या करते हैं कि चोरी करते करते 10 लोग हमको तकलीफ देते हैं, फिर हमको पैसे देते हैं। इसके बजाय ट्रांसपेरेंट स्मूथ बिजनेस करो, टर्नओवर बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। देखो, 1% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, दैट इज़ पंक्चुअलिटी एंड गुड पैकेजिंग। आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बड़ा काम भी है, लोग आपको स्वीकारते हैं, पर आपका पैकेजिंग भी अच्छा है। केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, उसका अच्छा पैकेजिंग होना भी आवश्यक होता है। मैं अपने लाइफ में, मेरे को पैकेजिंग है ही नहीं, क्योंकि मैं चिंता ही नहीं करता, ऐसी हूँ मैं ना। मुझे कोई थोड़ा सा अप्रोच मेरा अलग ही है, काम करते रहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा हाँ बोलता हूँ तो नहीं बोलना है तो नहीं बोल देता हूँ। अब मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि एक आधा काम होता नहीं तो अब एकदम नहीं क्यों बोलते हो। आप बोलो कि देखता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा देखता हूँ, सोचता हूँ। एक तो मैं बोलता हूँ हाँ या ना, तो बोले इससे राजनीति में तुमको तकलीफ होगी। बोले हुई तो होगी। जो मैं एक आधे को बोलता हूँ, बेटे को तेरा काम होता नहीं, फिर से तकलीफ मत उठा और अपना पेट्रोल मत खर्चा कर, ये होने वाला काम नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऑनेस्टी, पेशेंस, ट्रांसपेरेंसी और प्रेजेंटेशन अच्छा, ये बहुत उपयोगी है। और जो बातें आप सिखा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर सभी प्रकार की मैनेजमेंट की, जो आप बातें हमारी कमियाँ बताएंगे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नितिन जी। मैं आप यही कहना चाहूँगा कि आपने जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करी, ये आपके विषय में बहुत पॉपुलर है, प्रचलित है कि जहाँ नितिन गडकरी जी हो वहाँ अगर कहीं कूड़ा कचरा हो तो उसमें से भी रेवेन्यू निकाल लाते हैं, कहीं नदी नाला बह रहा हो तो उसमें से भी रेवेन्यू निकाल लाते हैं और सरकार को अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल बना करके देते हैं। आपकी ये जो सूझबूझ, दूरदर्शिता और आपका जो ये कॉम्पिटेंस है सरकार के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ा करना और सरकार को एक अच्छी मजबूत इकोनॉमी देना, ये आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस है। और हम आपको हमारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से आपके किए गए अच्छे कार्यों के लिए बधाइयाँ। आप चाहते हैं कि आप जिनके लिए हम काम कर रहे हैं बड़ा business.com में, उनको बिज़नेस बड़ा करने के लिए आप इसी प्रकार और मदद करते रहें, अपने एग्जीक्यूशन एबिलिटीज़ को और आगे बढ़ाएं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमारे 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स से आकर के मिलने के लिए, अपने हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।